हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जो कि क्या है, केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी। और इस चैप्टर का आज हम लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। इसके पहले हमने आपको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के 3 लेक्चर्स दे दिए हैं। चैप्टर नंबर 3 के अगर आपने तीसरा लेक्चर नहीं देखा है, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो पहले जाके कल वाला वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि कल वाला जो वीडियो लेक्चर में हमने टॉपिक पढ़ाया है, उस टॉपिक का आधा से ज्यादा जो कॉन्सेप्ट है आज वाले वीडियो वाले कॉन्सेप्ट में यूज होने वाला है। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपको समझने के लिए कम से कम शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो आपको सभी वीडियोस केमिस्ट्री की कहां देखने को मिलेगी, केमिस्ट्री का एक अलग हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, जहां पे आपको केमिस्ट्री की सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहां से जाके लेक्चर नंबर 3 आप कवर कर लीजिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है इसको समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेस साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो डिफिनीशन यहाँ पे लिखा गया है, इससे सेम पहले हमने आपको शून्य कोटि का जो अभिक्रिया का डिफिनीशन बताया था, वही डिफिनीशन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का भी होगा। डिफिनीशन क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता के अगर शून्य घात के समानुपाती होता है, तो वो आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये कल वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था। अगर सेम यही डिफिनीशन में हम क्या कर दें, जहां पे हम सांद्रता की जो घात है वो शून्य न करके 1 कर दें, यानी प्रथम कर दें, तो वो जो फॉर्मूला बन के आएगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला हो जाएगा या डिफिनीशन हो जाएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें जो अभिक्रिया की दर है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती, या इसी को आप अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हैं। ठीक है, होती है। और इस अभिक्रिया को ही क्या कहा जाएगा, प्रथम कोटि की, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। इतनी चीजें क्लियर हैं। अब इस अभिक्रिया का जो डिफिनीशन लिखा है, अगर इस डिफिनीशन से हमको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला निकालना होगा, फॉर्मूला जनरेट करना होगा, तो कैसे हम यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के फॉर्मूले को निकालने के लिए कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं, कोई एक अभिक्रिया ले लेते हैं। मान लो हमने कोई एक अभिक्रिया ले ली, एक रिएक्शन ले लिया। रिएक्शन क्या लिया है कि कोई ए आपका क्या हो गया, अभिकारक हो गया, जिससे कोई प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद आपका बनता है। उत्पाद मान लो बी प्लस सी बन रहा है, या केवल बी बन रहा है, तो कोई भी उत्पाद आपका बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, अभिकारक। और आपको पता होगा कि अभिकारक से ही उत्पाद बनता है। लेक्चर नंबर 1 से ये बात हम बोल रहे हैं कि जब भी आप अभिकारक को खत्म करेंगे, यानी अभिकारक की मात्रा जैसे जैसे क्षय होता जाएगा, वैसे वैसे उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको हल्दी का मसाला तैयार करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले मार्केट में खड़ी हल्दी लेंगे। खड़ी हल्दी जो कि क्या करेगी, एक कच्चा पदार्थ या अभिकारक का कार्य करेगा। अब आप उस खड़ी हल्दी को सुखा के पहले पीसेंगे, तो पीसने के बाद जब आप हल्दी को, खड़ी हल्दी को पीसते हैं, तो ही उत्पाद यानी नया प्रोडक्ट मसाला तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभिकारक है, मान लो क्या है, खड़ी हल्दी। खड़ी हल्दी को हमने पीसा, यानी कि अभिकारक की मात्रा हमने कम की, तो वहां से एक नया उत्पाद बना जिसे हम मसाला कहते हैं, यानी कि हल्दी का पाउडर। क्लियर, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि अभिकारक और उत्पाद क्या है। अभिकारक की मात्रा हमेशा कम होती है, तभी उत्पाद की मात्रा बढ़ती है। तो यहाँ अभिकारक उत्पाद आपको समझाना हमारा काम नहीं है, ये केवल बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर, अब देखो यहाँ पे अगर हम परिभाषा को ले आए, इस रिएक्शन के लिए परिभाषा क्या कह रहा है कि जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं, यानी कि अभिक्रिया की जो दर है
अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता के शून्य नहीं होगा, शून्य घात तब होता है जब शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। यहां पे क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे प्रथम घात के लिख देंगे। अब समानुपाती होता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम समानुपाती का निशान लगा देंगे और ये जो हमने पॉइंट लिखा है इसी पॉइंट से हम एक फॉर्मूला बना लेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की जो दर होती है वो हमेशा अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। यही चीज डिफिनेशन में कहा गया है। अगर इस पूरे लाइन को हम सिंबल से लिखें तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर को हम लिखते हैं dx/dt से। तो यहाँ पे अभिक्रिया की दर को क्या लिखेंगे, dx/dt लिख देंगे। प्रोपोर्शनल का निशान वैसे ही रखेंगे। अभिक्रिया की सांद्रता के प्रथम घात के बराबर करा है, यानी कि यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती कहा जा रहा है। तो अब इस रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन में अभिकारक क्या है, A है, तो हम लिखेंगे क्या, A। अब A की सांद्रता बोला गया है, यानी अगर हम A को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो ये जो पूरा सिंबल है, यानी अगर हम B को ब्रैकेट में क्लोज कर रहे हैं तो ये पूरा सिंबल क्या पढ़ा जाएगा, B की सांद्रता। इसी तरह से A को सिंबल में किया है तो ये पढ़ा जाएगा A की सांद्रता। अब A की सांद्रता का घात कितना होना चाहिए, प्रथम, यानी कि 1 होना चाहिए। तो इसकी सांद्रता का घात हम कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और ये जो फॉर्मूला बन के आया है ये फॉर्मूला ही हो जाएगा आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र। क्या हो गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र क्या हो जाएगा कि जो अभिक्रिया की दर है यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है dx/dt जो है ये हमेशा समानुपाती होगा किसके, अभिकारक की सांद्रता के घात का 1। ठीक है, ये पूरा A जो है ये है अभिकारक, इसको ब्रैकेट में कर देंगे तो हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता, इसका घात हमने लगा दिया 1 जो कि डिफिनीशन में बोला गया था। समझ में आ गया। तो ये हो गया अभिक्रिया की कोटि क्या है, हमने उसका डिफिनीशन देख लिया और डिफिनीशन से ही हमने एक फॉर्मूला बना लिया है। अब इस फॉर्मूले से ही हम क्या निकालेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मान निकालेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का सूत्र लिखिए और उसका मात्रक लिखिए। सेम इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक व फॉर्मूला लिखिए, जो कि हमने कल वाले लेक्चर में बता दिया था, वहां से आप कवर कर लेंगे। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपने समझ ली, यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर समझते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक K का मान क्या होता है। ठीक है, तो अब आप अगली हेडिंग क्या डालेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ये जो पूरा टॉपिक है डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाएगा। अभी हम कर रहे हैं, जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा ये बात आप बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले समझते हैं कि कैसे इसका वेग स्थिरांक निकाला जाएगा। मेन जो हमें चीज निकालनी है, मेन जो हमें फॉर्मूला निकालना है वो निकल के क्या आएगा कि K = 2.303 T log base 10 A/A-x, यही आपको निकालना है। यही होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको हम निकालते हैं। पहले हम कोई एक रिएक्शन लेंगे फिर उससे निकालेंगे। मान लो अभी जो हमने आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाने के लिए रिएक्शन लिया था वही रिएक्शन लेके समझते हैं। ठीक है, तो कोई एक अभिक्रिया हमने ले लिया। मान लो अभिक्रिया क्या हो गया आपका, यहाँ पे लेते हैं क्या, अभिक्रिया हो गया A जिससे कोई उत्पाद आपका बन रहा है। यहाँ पे कैपिटल A ले लेते हैं या फिर आप स्मॉल a भी लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल A कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अभिकारक जिससे कोई उत्पाद बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम मानेंगे कि किसी क्षण ये जो अभिकारक है, अभिकारक की जो प्राथमिक सांद्रता थी वो कितनी थी आपकी, A थी। ठीक है, लेकिन उस समय जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट 0 था। लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है,
किसी क्षण या किसी समय पे ये जो पूरा रिएक्शन आपको दिख रहा है, इस पूरे रिएक्शन की प्राथमिक सांद्रता क्या थी? प्राथमिक सांद्रता यानी अभिकारक जो है, अभिकारक की सांद्रता A थी और उसमें उत्पाद कोई नहीं बना था, यानी उत्पाद 0 था। फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि किसी क्षण t समय बाद, अगर t समय बात करें, t समय बाद अगर हम सांद्रता देखते हैं इस पूरे रिएक्शन की, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन की जो सांद्रता हो जाएगी वो हो जाएगी A माइनस एक्स, यानी अभिकारक कितना हो गया, A माइनस एक्स। और अब क्या हो जाएगा, कोई उत्पाद आपका प्रोडक्ट बन जाएगा X। इतनी चीजें क्लियर हुई। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसके आगे आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। पहले हमने कोई एक अभिक्रिया ले ली। अभिक्रिया में दो चीजें होती हैं, आपको पता है, पहला होगा अभिकारक एंड दूसरा होगा उत्पाद। दोनों मिलकर एक पूरा रिएक्शन बनाते हैं। तो हम मानते हैं कि किसी क्षण, किसी समय, ठीक है, किसी समय प्रारंभिक जो सांद्रता किसी भी अभिक्रिया की होती है वो क्या होती है, A होगा, लेकिन उसमें उत्पाद कुछ नहीं बना होगा। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 2 इंक की बॉटल्स हैं, ठीक है। पहले इंक की जो बॉटल है इसमें एकदम जरा सा आपको इंक दिख रहा होगा। अगर आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, पहले ये देखते हैं। दिख तो रहा है, देखो इसमें बहुत थोड़ा सा इंक है और ये जो इंक है, इंक की बॉटल ये पूरी तरह से फुल है, ठीक है। तो मान लो जब मैं पहले प्रारंभिक समय में जब मैं ये इंक का बॉटल लेके आई थी तो ये मेरे को पूरा फुल मिला था, लेकिन टी समय बाद, कुछ समय बाद जब मैं ये वाला इंक की बॉटल लेती हूँ तो ये आधा से ज्यादा यूज हो चुका है, यानी अब इसकी सांद्रता कितनी है, अब इसके अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड की सांद्रता कितनी है, एक्स हो गई है। लेकिन पहले जो मैं आपका अपना जो ये कह सकते हैं कि इंक का बॉटल लेके आई थी इसकी सांद्रता 0 थी। तो जब सांद्रता A होगी, जब हम पहले इंक की बॉटल ले आए थे तो प्रारंभिक समय था, प्रारंभिक समय में इसकी पूरी जो इंक थी वो भरी हुई थी, यानी हमने अभिकारक जो लिया है वो अभी A है, हमारे पास अभिकारक पूरा है। अब जब तक हम इसका सील खोल के इसको यूज नहीं करेंगे तब तक कोई उत्पाद नहीं बनेगा। यानी कि अगर मैं इस इंक को खर्च करके कुछ लिख दूं, मान लो मैंने 1 2 3 4 कुछ भी लिख दिया, तो मैंने इंक यानी कि अभिकारक की मात्रा को कम किया, इंक को खर्च किया, तब जाके कोई मैंने उत्पाद या कोई चीज हमने लिखा। ये चीज समझ में आई? यानी कि पहले जो भी चीज आपके पास आती है वो पूरा पूरा आपके पास आएगा। जैसे आप किसी के यहाँ जाते हो तो आपके पास अगर पानी आया है तो पानी पूरा गिलास आपके पास आएगा। अब आप क्या करोगे, थोड़े समय बाद जब आप पानी पी लोगे तो वहां पे अभिकारक जो हो जाएगा, अभिकारक पहले कितना था A, थोड़े समय बाद अभिकारक क्या हो गया A माइनस एक्स, कुछ पानी उसमें से कम हो गया जो आपके सामने ग्लास आया था। लेकिन अब उत्पाद वहां पे क्या बन गया X, आपके पास थोड़ा सा पानी आ गया जो कि क्या है X के रूप में आया। सेम उसी तरह से यही कॉन्सेप्ट हम आपको इसमें से समझा रहे हैं कि पहले जो हम भरा भरान इंक लेते हैं वो हमारे पास कंप्लीट होता है, पूरी तरह से होता है, प्रारंभिक सांद्रता इसकी पूरी फुल होती है। उत्पाद उस समय हमारे पास 0 होता है क्योंकि हमने इस इंक का यूज नहीं किया है। लेकिन जब हम इस इंक को यूज कर लेते हैं, यानी कि A माइनस एक्स, अभिकारक में कुछ चीजें घटा दी, इंक को थोड़ा कम कर देंगे तो कुछ ना कुछ उत्पाद तो बनेगा ही। अब इंक हम पी थोड़ी रहे हैं, उसको लिख रहे हैं ना, तो वहां पे कुछ ना कुछ उत्पाद तो बन ही रहा है। तो ये चीज यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब इतना बेसिक से आपको प्रारंभिक सांद्रता और टी समय बाद सांद्रता ये सब नहीं कोई समझाता, ठीक है। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, यहाँ पे आप लिखेंगे हेडिंग डाल के कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या थी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया डिफिनीशन से जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था कि dx अपान dt जो कि प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती था A की सांद्रता के घात 1 के, ठीक है, A की सांद्रता के घात 1 के समानुपाती था। यही हमने फॉर्मूला अभी निकाला था। अब अगर इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास प्रथम या प्राथमिक सांद्रता के लिए वेग का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहां से अगर हम वेग का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू dt हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनल का निशान है, अगर हम इस चिन्ह को हटाते हैं तो इसके जगह एक कांस्टेंट के लेते हैं। अब ये के क्या है, तो ये के ही क्या है, वेग स्थिरांक है। ये के ही क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो के इंटू हो जाएगा ए की सांद्रता। ए की सांद्रता के घात 1 है तो हम केवल ए ही लिखेंगे। जैसे हमने आपको कल बताया था कि अगर यहाँ पे ए की सांद्रता 0 होता, मान लो ए की सांद्रता 0 थी, तो हमने क्या बताया था, किसी का घात जब भी 0 होता है तो हम वहां पे 1 लिखते हैं। मान लो 2 का घात 0 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 इसका मान लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक सिंबल हो गया b और इसकी घात दी गई हमको पहले से 1, ठीक है, तो इसका मान हम केवल b ही लिखेंगे। अगर कोई संख्या है 1, इसका घात 1 दिया गया है तो इसको हम 1 लिखेंगे। ये बेसिक मैथ का आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यही मैथ यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो पहले से ये एक ही सांद्रता दी गई है, इसका घात या पावर 1 है। जब भी किसी का पावर 1 होता है तो हम वहां पे केवल वो संख्या लिख लेते हैं, क्योंकि अगर ए का वर्ग करेंगे यानी 1 के पावर 1 लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, वही संख्या आने वाली है। तो ये हमारा एक नॉर्मल फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला आया है, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि टी समय बाद वेग क्या निकलता है। अब ये जो फॉर्मूला निकल के है, आप इसको मान सकते हैं कि ये प्राथमिक सांद्रता के लिए वेग का फॉर्मूला आया है, जबकि यहाँ पे हमने आपका वेग के नहीं निकाला है। हमने यहाँ पे अभिक्रिया की दर dx/dt इक्वल टू के यानी वेग स्थिरांक इंटू ए की सांद्रता को ही लिखा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, जब प्राथमिक सांद्रता थी तो यहाँ पे अभिकारक क्या था, ए था। अगर हम टी समय बाद के लिए यही पूरा जो फॉर्मूला है उसको यूज करें तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे यहाँ पे टी समय बाद वेग। ठीक है, टी समय बाद मान लो हम वेग निकाल रहे हैं तो यहां से निकालते हैं टी समय बाद वेग का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। ठीक है, टी समय बाद वेग का फॉर्मूला क्या आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट यही होगा, यानी पूरा फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। पहले लेंगे अभिक्रिया की दर dx/dt, ठीक है, इक्वल टू के हो जाएगा सेम। लेकिन अब यहाँ पे जो हमने अभिकारक ए की सांद्रता ली है, पहले हमने ये वाला सांद्रता ली थी, यानी हमने नॉर्मल वही फॉर्मूले वाला सांद्रता लिया था, कोई चेंज नहीं किया था। लेकिन अब हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा है। कॉन्सेप्ट क्या है कि टी समय बाद वेग, अगर टी समय बाद सांद्रता आप देखें तो क्या हो जाता है, a-x हो जाता है। तो अगर आप टी समय बाद वेग निकाल रहे हो तो वहां पे जो सांद्रता a है उसकी जगह आप टी समय बाद वाली सांद्रता को लेंगे। इतनी चीज क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ तक तो सेम है, वेग स्थिरांक के तक तो हम सेम रखेंगे, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे एक ही सांद्रता है यहाँ पे हम टी समय बाद वाली सांद्रता ले लेंगे, यानी a-x को ले लेंगे। इतनी चीज क्लियर हुई। बहुत आराम से एक एक स्टेप को आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो a-x है इस पूरे को हम dx के नीचे ले आएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि एक ऐसा फॉर्मूला बन जाए जिसका हम समाकलन कर सकें। यानी समाकलन के रूप में लाने के लिए हम इस a-x को dx के नीचे ले आएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा dx। अब इसके नीचे हमको क्या लेना है, a-x को ले आना है, तो यहाँ पे a-x को लिख देंगे, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा k इंटू इस dt को क्या करेंगे, इस dt को हम यहाँ पे a-x के पास ले जाएंगे, तो यहाँ पे dt हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब इस पूरे फॉर्मूले का हम क्या कर देंगे, इस पूरे फॉर्मूले का हम समाकलन कर देंगे। समाकलन जिस भी बच्चे को नहीं आता है, अगर आप चाहते हैं कि आपको समाकलन और अवकलन इतना आ जाए कि आप फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं पे भी समाकलन या अवकलन का कॉन्सेप्ट आए, आप बड़े ही आसानी से कर ले जाओ, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हमने डिटेल में आपको कम से कम 1.5 घंटे के अंदर केवल अवकलन और समाकलन ही बता रखा है। ठीक है, तो डिटेल में जाके पहले पढ़ लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी आप 12th की केमिस्ट्री या फिजिक्स को देखते हैं तो वहां पे अगर समाकलन या अवकलन का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपका पहले से ही क्लियर होगा। क्लियर। अब क्या करते हैं, यहां पे हम लिखेंगे कि समाकलन करने पर क्या लिखेंगे, समाकलन
यानी कि इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करने पर। तो अगर इस पूरे जो हमारा एक फॉर्मूला बन के आया है dx अपान a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू डी टी, इसका समाकलन करेंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहले जब भी समाकलन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, बायो के अगर स्टूडेंट है तो समाकलन उनको कठिन लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आ जाएगा। जब भी समाकलन करना होगा, हम दोनों साइड सबसे पहले समाकलन का निशान लगाते हैं। समाकलन का निशान इस तरह से होता है जो कि आधा s के समान होता है, ठीक है। तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम लगाएंगे समाकलन का निशान, फिर हम पूरा कॉन्सेप्ट लिखेंगे जो कि हमारा फॉर्मूला बन के आया है। फॉर्मूला क्या बन के आया है कि dx अपान a माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे इज इक्वल टू, फिर से इधर की साइड तो हमने समाकलन लगा दिया, दोनों साइड आपको समाकलन का सबसे पहले निशान लगाना पड़ेगा। तो इधर की साइड भी हम समाकलन का निशान लगाएंगे और अब हम क्या लिखेंगे, वेग स्थिरांक k दिया है तो वेग स्थिरांक k लिख लेते हैं, इनटू dt दिया गया है तो dt लिख लेंगे। क्लियर, यहां तक पहले क्लियर हुआ। हमने कुछ नहीं किया, जो हमारा फॉर्मूला आया था dx अपान a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू डी टी, इसमें केवल समाकलन का निशान हमने बराबर के इधर भी लगा दिया और बराबर के उधर भी लगा दिया है। अब एक रूल आपको पता होना चाहिए, समाकलन जब भी किया जाता है तो किसी भी चर राशि का समाकलन आप नहीं कर सकते। जैसे चर राशि क्या होती है, पहले ये देख लेते हैं। अगर चर राशि की बात करें तो चर राशि में कोई भी सिंबल आ सकता है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c d, कोई भी सिंबल आ सकता है, या कोई भी नंबर जैसे कि 1, 2, 3 या 1.1, या कह सकते हैं 1/2, 2/3 या -1 या +1, इस तरह का कोई भी नंबर हो या कोई भी सिंबल हो, ये सब चर राशि के अंतर्गत आते हैं। यानी आप चर राशि का समाकलन नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, जो भी ये चर राशि है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो पूरे इस फॉर्मूले में चर राशि क्या है, चर राशि आपका ये k है, तो हम k का समाकलन नहीं करेंगे, k को इस समाकलन से बाहर ले आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे आपका समाकलन वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे dx अपान a माइनस एक्स भी वैसे रहेगा। अब बराबर हमने लगा दिया, k का तो समाकलन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपका चर राशि है, ठीक है। तो k को बाहर ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा k, उसके बाद अब हम लगाएंगे क्या, समाकलन, और अब लिखेंगे dt। इतनी चीजें क्लियर हुई। एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं। पहले जब समाकलन करना होगा तो इधर और इधर दोनों साइड समाकलन लगा देंगे, फिर देखेंगे अंदर कोई चर राशि है या नहीं। अगर चर राशि है तो उसको इस तरह से बाहर कर लेंगे और समाकलन का निशान वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ से आपको एक फॉर्मूला समाकलन का याद होना चाहिए। समाकलन का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, जो आपको ये समाकलन dx अपान a माइनस एक्स दिख रहा है, ये क्या हो सकता है, अगर हम इसी को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं समाकलन 1 अपान a माइनस एक्स इंटू dx के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, और इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, k इंटू समाकलन dt, ये आप लिख सकते हैं। यानी हमने पूरा वही फॉर्म रखा है, बस केवल ये जो dx अपान a माइनस एक्स था, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, इस dx को अगर हम उधर के साइड गुणा कर दें और इसको पूरा क्या है आपका 1/a माइनस एक्स है। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे पहले समझते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को। हमको दिया क्या है कि समाकलन dx अपान a माइनस एक्स है, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, किसी के भी बटे में जो चीज होती है उसको आप पहले से एक के बटे मानते हैं। जैसे dx जो है इसके बटे a माइनस एक्स है, ठीक है। यानी a माइनस एक्स जो है ये पहले से एक के बटे में लिखा गया है, किसके बटे में, एक के बटे में। तो ये जो हमारे पास dx है, अगर हम चाहें तो इस dx को इधर गुणा कर सकते हैं, यानी इसके पूरे के बाद में हम dx का गुणा कर देंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसी चीज को बस हमने इस वाले रूप में लिख दिया है, क्लियर। यानी कि dx अपान a माइनस एक्स को हम चाहे तो 1 अपान a माइनस एक्स इंटू dx लिख सकते हैं। वही चीज है,
बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, के पहले से बाहर था तो यहाँ भी बाहर रखा है, समाकलन वही है, डी और टी वही है। ठीक है, डी और टी भी हमारा वही रहेगा। अब यहाँ पे ये जो पूरा हमने समीकरण बनाया है, इस समीकरण के लिए हम एक समाकलन का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा जगह भी बन जाएगी इसको आगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला यही आया था। अब इस फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे जो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आया है, इस इक्वेशन के लिए समाकलन का एक फॉर्मूला लगेगा। कहीं पे भी हम लिखते हैं सबसे पहले समाकलन का सूत्र यहाँ पे क्या लगने वाला है। ठीक है, समाकलन का सूत्र क्या लगेगा, जब भी आप देखोगे कहीं पे समाकलन 1/a-x इंटू dx लिखा गया है, तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे सीक्वेंस की जगह या इस पूरे इक्वेशन की जगह आप लिख सकते हैं माइनस का लॉग बेस ई। क्या लिख सकते हैं, माइनस का लॉग बेस ई ब्रैकेट में a माइनस एक्स। ठीक है, यानी इतने की जगह अब आप लिख सकते हैं क्या, केवल माइनस लॉग ई और a माइनस एक्स। ये आपका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आया कहां से, तो जब भी आप देखोगे कहीं पे dx बटे a माइनस एक्स लिखा गया है, तो पहले आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इसको इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ही आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हम इस वाले पूरे पोर्शन को इस वाले फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि समाकलन का जो ये फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले को लगा पाए। इसीलिए हमने जो इसके पहले वाली लाइन थी उसमें हमारा क्या दिया गया था, उसमें हमको दिया गया था समाकलन dx अपान a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू समाकलन dt दिया गया था। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन को हमने पहले इस वाले फॉर्म में चेंज किया ताकि हम ये वाला फॉर्मूला लगा पाए। अब अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, इस पूरे कॉन्सेप्ट की जगह हम लिख सकते हैं क्या, माइनस का लॉग बेस ई a माइनस एक्स लिख सकते हैं इज इक्वल टू के आपका वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे एक और समाकलन का फॉर्मूला लगने वाला है। यहाँ पे दूसरा समाकलन का फॉर्मूला क्या लगेगा, दूसरा समाकलन का फॉर्मूला ये लगेगा कि कहीं भी अगर समाकलन dt दिया गया है तो इसका मतलब क्या होगा, कल के ही लेक्चर में बताया था कि कहीं भी समाकलन dt दिया गया है तो इसका मतलब t के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं, यानी इस पूरे सिंबल को हटा के आप केवल t लिख सकते हैं। यानी समाकलन dt अगर दिया गया है तो उसके जगह आप केवल t लिख सकते हो। ऐसे आप समझ सकते हैं कहीं पे अगर समाकलन dx दिया है तो इसके जगह आप x लिख सकते हो, कहीं पे समाकलन dv दिया है तो इसके जगह आप v भी लिख सकते हो। यानी पूरा इतना पोर्शन हटा के आप केवल t, x और v लिख सकते हो। ये कुछ समाकलन के फॉर्मूले हैं जिसको आपको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, इस पूरे समाकलन dt को हटाकर, पूरे समाकलन dt को हटाकर हम केवल क्या लिख देंगे, यहाँ पे t लिख देंगे। और जब आप ऐसे कर लेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो इसके साथ हमेशा क्या करेंगे, प्लस का c जोड़ देंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने प्लस का c क्यों जोड़ा है। प्लस का c जो है, यहाँ पे बता देते हैं, ये c जो होता है ये एक समाकलन नियतांक होता है, समाकलन नियतांक। ठीक है, समाकलन नियतांक यानी कि कांस्टेंट होता है। जब आप समाकलन को पढ़ते हैं तो वहां पे डिटेल में हमने बता रखा है कि c क्या है, इसका वैल्यू क्या होता है। हमेशा याद रखिएगा c का मान पहले से ही 0 होता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, समीकरण एक कैसे आया ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए आराम आराम से बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि यदि जो t है और x है इसका मान हम 0 ले लें तो क्या हो जाएगा, यदि t का मान 0 कर दें, ठीक है, और जो x है इसका मान भी 0 कर दें, तो समीकरण एक पर क्या असर पड़ेगा या समीकरण एक कैसे चेंज होगा इसको देखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कर दिया, पहले तो हमने माना कि जो आपका ये पूरा इक्वेशन बन रहा है इसको हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। यानी कि जहां पे समाकलन 1/a माइनस एक्स इंटू dx लिखा था, इसकी जगह हमने log बेस e a माइनस एक्स लिख दिया जो कि फॉर्मूले का पार्ट है। के आपका वैसे ही है,
या इस पूरे समाकलन dt की जगह हम t लिख सकते थे, तो हमने t लिख दिया। लास्ट में हमने लगा दिया पूरा सॉल्व करने के बाद हमेशा कोई भी समीकरण जब समाकलन किया जाता है तो कंप्लीट होने के बाद प्लस में c लगाया जाता है। c एक समाकलन नियतांक है जिसका वैल्यू ऑलरेडी 0 होता है। अब हम यहाँ पे एक केस मानते हैं कि ये जो पहला समीकरण हमारे पास आया है, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमारे पास आया है, यहाँ पे मान लेते हैं कि t का मान क्या है, 0 है और x का मान भी 0 है। जब हम इस वाले समीकरण में t और x, इस t का मान और इस x का मान 0 कर देंगे तो यहाँ से समाकलन नियतांक c का एक नया मान निकलेगा। तो c के मान निकालने के लिए ही हम क्या करते हैं, t के मान को 0 करेंगे और x के मान को भी 0 करेंगे। ठीक है, तो अगर ये मान क्या हो, 0 हो तो क्या होगा, तो समीकरण एक आपका कैसे चेंज हो जाएगा, समीकरण आपका एक जो है वो कैसे चेंज होगा, माइनस का log बेस ई a माइनस x लिखा है और हमने क्या कहा है कि x को हम 0 मान रहे हैं, तो a माइनस x की जगह a माइनस 0 लिख देंगे, इज इक्वल टू k आपका वैसे ही रहेगा। k इंटू के बाद क्या है, t है, समय t को भी 0 मान रखा है तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और प्लस में c आपका वैसे रहेगा। यहां तक समझ में आया, केवल दो चीजें हमने चेंज किया है, इस x का मान 0 कर दिया है, उसके बाद इस t का मान 0 कर दिया है, बाकी पूरा समीकरण वही है। अब यहां से अगर c का मान निकालना चाहो तो c का मान क्या निकल जाएगा, c का मान निकलेगा माइनस का log बेस e और a। ठीक है, इतना ही आपका c का मान आ जाएगा। c का मान हमेशा याद रखिएगा क्या आया है, माइनस का log बेस e a आ गया है। अब ये जो c का मान हमने निकाला है, आपको क्या लगा c का मान क्यों निकाला गया है, ताकि हम इस c का मान समीकरण एक में रख सके और वहां से आपका ये वेग स्थिरांक k का वैल्यू निकाल सके। इतनी चीजें पहले क्लियर हुई या नहीं, यहां तक आप स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम इस समीकरण एक में c का मान रखते हैं, हम चाहे तो अभी इसको मिटा के लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप समाकलन का सूत्र भी अपने नोटबुक में लिखें, इसलिए 2 मिनट दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हो गया नोट, यहाँ का हमने इरेज कर दिया है। अब यहां से देखिए हम हेडिंग डालेंगे क्या कि समीकरण एक में c का मान रखने पर, क्या हेडिंग डालेंगे, c का मान रखने पर, ठीक है, वैल्यू पुट करने पर। यानी अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये जो समीकरण एक आया है माइनस का log e a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू टी प्लस सी, अगर इस पूरे फॉर्मूले में इस c का मान रख दे तो क्या होगा, इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप चलते हैं, देखो समीकरण एक हमको क्या दिया गया है, पहले लिख लेते हैं माइनस का log बेस e a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी, यही आपको समीकरण एक दिया गया है, ये हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमको दिया गया है। ठीक है, अब c का वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है माइनस log e a, ठीक है, log बेस e a। तो यहाँ पे अगर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे हम सब कुछ सेम रखेंगे, यानी कि माइनस का log बेस e a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी, यहां तक सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, c का वैल्यू जो आया है, c का जो पूरा मान आया है वो आया है माइनस log बेस e a में, और यहाँ पे पहले से ही प्लस में है। तो जब हम ये c का मान माइनस वाला यहाँ पे प्लस के साथ रखेंगे तो आपको पता होगा, कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा कि प्लस और माइनस कहीं भी मिलते हैं तो आ जाता है माइनस। क्लियर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस ना लगा के, फॉर्मूले का प्लस है यानी कि c आपका पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे c का मान निगेटिव आने की वजह से जब हम पॉजिटिव वाले में c का मान रखेंगे तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, यानी यहाँ पे रखेंगे माइनस। क्लियर, अब हम इस log का मान रखेंगे, log बेस e a दिया गया है। इतनी चीजें क्लियर, यहाँ तक पूरा सेम था, इसलिए हमने इसको एक ही कलर में लिखा ताकि आपको पता चले केवल थोड़ा थोड़ा ही कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे केवल हमने c का मान रखा है। अब हम क्या करेंगे कि जो ये बराबर की उधर वाला पूरा पार्ट है, इसमें से ये जो के टी दिख रहा है, के टी क्या है, प्लस में है,
इसके आगे कोई माइनस नहीं लगाए ना, तो ये पूरा प्लस में है। अगर हम इस के टी को क्या करें, इस माइनस के लॉग ई ए माइनस एक्स के पास ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इस के टी को अगर इधर ले आएंगे तो ये पूरा इधर आ जाएगा, तो क्या होगा k इंटू टी इज इक्वल टू हो जाएगा, इस पूरे पार्ट को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले से हमारा जो है उसको पहले आगे लिखेंगे। पहले से इधर क्या है, माइनस का लॉग बेस ई ए है, पहले से था। उसके बाद जब हम इस पूरे वाले पार्ट को उधर ले जाएंगे तो हम लिखेंगे क्या, माइनस का लॉग बेस ई ए माइनस एक्स। इतनी चीजें क्लियर हुई। फिर से समझा रहे हैं इस वाली लाइन को, इतना पार्ट पूरा सेम था, सी का हमने मान रखा माइनस में था तो प्लस यहाँ पे फॉर्मूले में होने के बावजूद भी हमको माइनस में करना पड़ा। इतनी चीज क्लियर हुई। अब यहाँ से केवल के टी को हम इधर ले आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, केटी को केवल इधर ले आ रहे हैं और इस पूरे माइनस वाले पार्ट को हम केटी की जगह ले जा रहे हैं। तो ये तो पहले से वहां पे था ना बराबर के उधर, तो उसको तो वही रखेंगे और ये वाला जो पार्ट है ये हमने इधर से लाके इधर किया है और केटी को हम इधर ही रहने देंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो समाकलन का एक फॉर्मूला, या कह सकते हैं समाकलन का नहीं, लॉग अर्थिम का एक फॉर्मूला आपको लगते हुआ दिख रहा होगा। लघुगणक का एक फॉर्मूला होता है, पहले उसको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉग का यानी कि लघुगणक का एक फॉर्मूला आपको दिखेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, यानी कि लॉग m माइनस लॉग n। अगर कहीं पे भी आपको दो लॉग दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन में देखेंगे तो आपको दिख रहा है क्या, माइनस लॉग बेस ई ए जो कि m को प्रदर्शित कर रहा है और लॉग बेस ई ए माइनस एक्स जो है ये n को प्रदर्शित कर रहा है। जहां पे ये जो a माइनस एक्स है इसको हम मान लेते हैं ये क्या है, n है, और ये जो a है ये क्या है, m को प्रदर्शित कर रहा है। अब आपको ये पूरा इसी वाले फॉर्मूले के जैसे दिख रहा होगा, तो कहीं पे भी लॉग m माइनस लॉग n दिया है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे लॉग m अपान n, ठीक है। यानी कि दोनों लॉग को हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे भी माइनस लॉग ई है, बेस ई है, यहाँ पे भी माइनस लॉग बेस ई है, तो दोनों को जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे a बटे a माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि a को हमने m माना है तो m क्या हम a लिख देंगे और n की जगह हम a माइनस एक्स लिख देंगे। तो अगर इस फॉर्मूले को इस वाले इक्वेशन में लगाएं तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले को जब लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा k इंटू टी वैसे ही रहेगा, माइनस वैसे ही लिखेंगे और यहाँ पे लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स है, तो ये पूरा फॉर्मूला दिख रहा है लॉग m माइनस लॉग n की तरह। तो इसकी जगह हम केवल लिख सकते हैं लॉग m अपान n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, माइनस को हटा देंगे इस बार क्योंकि फॉर्मूले में माइनस नहीं है। जब फॉर्मूले में माइनस नहीं है तो यहाँ पे माइनस हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, आपको माइनस नहीं लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग इसके पावर लिखेंगे क्या, m को हमने माना है a तो a लिख देंगे, n को हमने माना है a माइनस n a माइनस एक्स, तो यहाँ पे a माइनस एक्स लिख देंगे। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब अगर इसी समीकरण को थोड़ा सा हम असेंबल करके लिखें तो हम लिख सकते हैं क्या कि k इज इक्वल टू 1 अपान टी लॉग बेस, क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1 अपान टी लॉग बेस ई भी लिख सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे जो आप लिख रहे हैं यहाँ पे आपको लॉग बेस ई लिखना पड़ेगा, यानी इस वाले फॉर्मूले में लॉग बेस ई m अपान n होता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर, यहाँ पे लॉग बेस ई m अपान n होता है तो यहाँ पे भी लॉग बेस ई m को a माना था a रख दिया, n को a माइनस एक्स माना था तो a माइनस एक्स रख दिया। यहाँ पे जब हम इसको थोड़ा सा असेंबल करेंगे तो हम t को अगर बराबर के इधर ले आएंगे तो हम 1 अपान टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से केवल 1 अपान टी को चेंज करेंगे, बाकी लॉग बेस ई ए माइनस ए अपान ए माइनस एक्स आपका वैसे ही रहेगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ से एक और लघुगणक का फॉर्मूला लगेगा, एक और फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला 2 क्या लग रहा है कि कहीं भी आपको केवल लॉग बेस ई दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देखो केवल लॉग बेस ई दिख रहा है तो लॉग बेस ई का मतलब क्या होता है, इसकी जगह लॉग बेस ई एक्स के फॉर्म में दिखता है हमेशा, ठीक है। कहीं भी लॉग बेस ई लिखा है तो इसका मतलब है कि वहां पे लिखा है लॉग बेस ई के पावर एक्स,
और कहीं भी log बेस e के पावर x होता है तो इसका वैल्यू हम क्या लिखते हैं 2.303 log बेस 10 की पावर x, ठीक है। यानी जहां पे 1/t के बाद log बेस e a/a - x लिखा है, यहां पे अगर हम log बेस e का ये मान रख दें, ये मान क्या है 2.303 log 10 की पावर x, ये पूरा वैल्यू रखेंगे तो ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा। हम इस फॉर्मूले को अब यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा k इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे तो शायद आप इसको यही का ना मान ले, इसीलिए पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इस वाले इक्वेशन में log बेस e का मान रख के दिखाते हैं। तो अब देखो यही हमारा लास्ट में मान आया था, इसमें log बेस e का मान रखते हैं तो वैल्यू क्या आया था k इक्वल टू 1/t log बेस e a/a - x, यही आया था। अब यहाँ पे log बेस e का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू, हम कहते हैं क्या कि जो पहले वैल्यू दिया गया है यानी 2.303 दिया गया है, इसको हम लिख लेंगे क्या ऊपर 2.303 ऊपर लिख लेंगे, बटे में हम t लिखेंगे और log बेस e का जगह हम पहली बात तो ये वाला मान पूरा रख रहे हैं तो जो अंक का मान होगा उसको पहले हम t के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद log बेस e की जगह हम केवल लिख देंगे क्या log बेस 10 और a/a-x आपका वैसे ही रहेगा। ये जो फॉर्मूला बन के आया है यही फॉर्मूला होता है आपके प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला। थोड़ा सा आपको देखने में वीडियो लंबी लग रही है वो इसलिए ताकि मैं आपको बेसिक से बेसिक चीजें समझाते चल रही हूँ, ताकि अगर आप एक बार ये पूरा वीडियो अगर डिटेल में देख ले रहे हो तो कहीं से भी आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको भी एक बार अपने रफ नोटबुक में खुद से ये चीज लगा के देखनी है कि कैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया आती है या उसका वेग स्थिरांक k का मान निकाला जाता है। शुरू में हमने बताया था k का यही फॉर्मूला आएगा, तो ये फॉर्मूला हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग स्थिरांक k का जो मान होता है वो क्या होता है k इक्वल टू 2.303/t log बेस 10 a/a-x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इस फॉर्मूले को डायरेक्ट आप याद रखेंगे, इसी फॉर्मूले पे कई सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका वेग स्थिरांक का फॉर्मूला, ठीक है, वेग स्थिरांक का, वो भी किसके लिए प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले पे कई सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स आपसे तब बनेंगे जब आपको इस फॉर्मूले में जितने भी सिंबल यूज किए गए हैं उन सिंबल का मान पता हो। यानी यहाँ पे k क्या है ये देख लेते हैं, k क्या है, उसके बाद t क्या है, उसके बाद a क्या है और a-x क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले से वेग स्थिरांक k का मान निकाल पाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए k आपको पता ही होगा कि वेग स्थिरांक था जो हमको निकालना था और हमने बड़े आराम से आपको निकाल के भी बता दिया। t यहाँ पे क्या है तो t हमेशा टाइम यानी समय को बताएगा जिसकी वैल्यू आप जरा भी नहीं करते। उसके बाद a आपका क्या है तो प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता को बताता है और a-x आपका क्या बताएगा t समय बाद सांद्रता को बताता है, t समय बाद सांद्रता को बताता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर एक छोटा सा टॉपिक और देखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक या इकाई क्या होता है, क्योंकि 2026 के बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई का जो मान है वो क्या है, यानी इकाई का जो मान वैल्यू आता है उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का इकाई है, वहां पे आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, वहां से आपको पहचानना पड़ेगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का इकाई या मात्रक क्या होता है। तो ये हो गया पूरा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला हमने डिराइव करके बताया और उसमें क्या क्या सिंबल्स थे उसका मान क्या था वो भी हमने बता दिया। पहले ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं कि इसका मात्रक क्या है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक के लिए पहले हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारा जो आया था अगर इसी से मात्रक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमने आपको अभी भी बताया कि a जो है प्रारंभिक सांद्रता है
और a माइनस एक्स जो है t समय बाद सांद्रता है। तो सांद्रता चाहे प्रारंभ वाली आप लो चाहे आप अंतिम वाली लो, दोनों की इकाई या मात्रक सेम ही आएगा। यानी मोल प्रति लीटर प्रारंभिक सांद्रता की इकाई हो जाएगी और मोल प्रति लीटर आपके अंतिम सांद्रता या t समय बाद सांद्रता की इकाई हो जाएगी। तो मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कट जाएगा, यानी कि पूरा जो ये वाला पार्ट है फॉर्मूले का a अपान a माइनस एक्स ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो अब हमारे पास इस पूरे फॉर्मूले में देखा जाए तो केवल बचा है k इक्वल टू 1 अपान टी। तो आप कहेंगे कैसे k इक्वल टू 1 अपान टी बचेगा, log 10 कहा गया। तो log 10 जो है ये एक नियतांक है, फॉर्मूला है, और किसी भी फॉर्मूले का इकाई या मात्रक नहीं होता और किसी भी संख्या का भी इकाई या मात्रक नहीं होता। तो हमारे पास यहाँ से k इक्वल टू 1 अपान टी बचेगा। अब इसके लिए अगर आप मात्रक निकालोगे तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा यहाँ से आपका 1 अपान, पहली बात तो t बच जाएगा क्योंकि k तो वेग स्थिरांक ही है। 1 अपान t को आप चाहो लिख सकते हो क्या, 1 अपान सेकेंड, 1 अपान सेकेंड लिख सकते हो। और कहीं भी हमने आपको बताया था कि अगर एक के बटे कोई भी चीज लिखा गया है तो उसको आप इनवर्स करके लिख सकते हैं। जैसे 1 अपान ओम लिखा गया है तो आप इसको क्या लिखोगे, ओम इनवर्स लिखोगे। सेम इसी तरह 1 अपान सेकेंड लिखा गया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान सेकेंड को हम लिख सकते हैं क्या, सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। पहला मात्रक हो गया 1 अपान सेकेंड। दूसरा मात्रक हो गया, लिखने का अलग तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हो, या तीसरा तरीका है कि आप प्रति सेकेंड लिख दो, प्रति सेकेंड लिख दो, ठीक है। इस तरह भी आप लिख सकते हो। 3 तरीका है लिखने का। अब हो सकता है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में हिंदी में नहीं दिया है, इंग्लिश में या सिंबल में देगा, तो कैसे लिखेंगे, आप सिंबल में लिख सकते हैं क्या, 1 अपान एस यानी कि सेकेंड, या आप लिख सकते हैं क्या कि सेकेंड इनवर्स s माइनस 1, या आप लिख सकते हैं क्या कि प्रति सेकेंड। अब हो सकता है कि इसमें भी आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, मिनट में दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं 1 अपान m, या आप लिख सकते हैं m माइनस 1, या आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं प्रति m माइनस 1, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रति m माइनस 1 भी लिख सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई, यानी मात्रक एक ही है। जब भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक पूछा जाएगा केवल आप एक वाला याद रखिएगा, पहले वाला 1 अपान सेकेंड, इसी को आप लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स, इसी को आप लिख सकते हैं प्रति सेकेंड, इसी को अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर सेकेंड में नहीं है, मिनट में दिया गया है, तो इसी को आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने कई सारे आपको मात्रक बता दिया, लेकिन मेन मात्रक यही आपका है, क्लियर, जिसको आप कई सारे तरीकों में लिख सकते हो। हमने कितने मात्रक बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मात्रक बताए, यानी 9 अलग अलग तरीके से मात्रक आपसे पूछे जा सकते हैं। बस आपको मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिससे आप आराम से कई सारे तरीके से मात्रक को लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये हो गया आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का फॉर्मूला क्या होता है, उसका सिंबल क्या था। फिर हमने देखा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या क्या होता है। यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बताइए, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, तो हमने कल के वीडियो में बताया था मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड आपका इसका क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक का माना जाएगा। तो आई होप ये जो वीडियो लेक्चर था आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हमने बहुत ही टाइम से, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लिया, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर करके दिया है। भले ये वीडियो 1 घंटे की हो रही है, लेकिन आपका जो ये प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको डर लगता है, अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दें शेयर, ताकि और लोग जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कल के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं किसी भी अभिक्रिया के लिए अर्ध
आयु काल यानी कि टी हाफ का व्यंजक कैसे निकालते हैं, यानी कि फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो कल वाला लेक्चर जो है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये भी डायरेक्ट 3 नंबर का पूछा जाता है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का फॉर्मूला या सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर में भी जुड़ना आप नहीं भूलेंगे। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।